हेलो। हाँ, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे सर्विंग इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 2 में। मैं निखिल गोयल आप सभी के लिए आज बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आया सर्विंग में, जिसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल भी करने को मिलेंगे, कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि कल का जो आपने लेक्चर करा उसमें देखो रटना तो होता है, बहुत ज्यादा नहीं रटा था लेकिन आपने रटा था और मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मैं आप लोगों को समझा समझा कर अच्छे से चला सकूं। तो सबसे पहले तो मैं ये उम्मीद ही करूंगा कि आपको जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया वो आप लोगों को अच्छे से समझ आया और आपने अच्छे से उस डेटा को ग्रैब किया होगा। क्योंकि मैं हमेशा से एक बात जानता हूं कि जेई का जो पेपर होता है उस पेपर के अंदर आप लोगों के 70% तक भी वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि आप लोगों को अगर आता है आंसर तो आप 2 सेकंड में कर लोगे, नहीं आता तो आप कर ही नहीं पाओगे, और करने की पूरी कोशिश करोगे तो भी गलत होने के चांस ज्यादा है। तो जो डाटा मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, आई एम डैम श्योर कि आप लोगों का सर्वे इंजीनियरिंग सिर्फ इसी में से आने वाला है। एक एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना और एक कोशिश करना कि रेगुलरिटी के साथ पढ़ रहे हो, ठीक है, यानी रोज की रोज आप डाटा को लर्न करते हुए चल रहे हो। आज के इस सेशन में क्या करेंगे, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले तो वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो मैंने कल टॉपिक आपको पढ़ाए थे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आज के जो टॉपिक है जनरली स्केल, मैप और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग आज कवर अप करने वाले हैं। सारी चीजें, शरंक फैक्टर को भी आज ही कवर अप कर लेंगे। वो सारे टॉपिक मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस जो कल पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। बोला गया कि प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग होल टू पार्ट एक्चुअल में क्या करता है। मुझे पता है जब मैं होल टू पार्ट कर रहा था तो इसका मेन एम जो था वो था कि आपके एरर का रिडक्शन हो जाए। किसी भी तरीके से जो आपका एरर है वो रिड्यूस होना चाहिए, आपका एरर एक्यूमुलेट ना हो, जिसके कारण हम एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं अपने सर्वे वर्क में। क्लियर है। होल टू पार्ट करने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि एरर कम हो जाए, प्लॉटिंग से कोई मतलब नहीं था उसका, और एरर अनकंट्रोलेबल हो जाए, बड़े हो जाए, ऐसा भी नहीं था। लोकलाइजिंग माइनर एरर्स का मतलब है, लोकलाइजिंग का मतलब होता है बेसिकली रिडक्शन, यानी आपके एरर्स में कमी लाना। तो मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर बाय द वे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज कैरिड आउट टू लोकेट द प्रीमाइसेस, स्ट्रीट्स, वाटर सप्लाई, सैनिटरी सिस्टम एटसेट्रा। जरा गौर देना, मैंने कहा प्रीमाइसेस का मतलब होता है बिल्डिंग, और आप लोगों के स्ट्रीट्स का मतलब आपको पता है गलियां, तेरी गलियां मेरी गलियां, वाटर सप्लाई मतलब पाइप देना, और सैनिटरी सिस्टम मतलब सीवर सिस्टम देना। ये सारी चीजें कहां जरूरी पड़ेगा, अगर आप किसी कॉलोनी को या किसी सिटी को बसाना चाहते हैं तो इन सारी चीजों को प्रोवाइड करना पड़ेगा, इन सारी चीजों की डिटेलिंग करनी पड़ेगी, इन सारी चीजों के बारे में सारा सर्वे करना पड़ेगा। सिटी को बसाने के लिए किया गया सर्वे क्या कहलाएगा, सिटी सर्वे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए मेरे पास आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्लम्बर लाइन एट टू डिफरेंट प्लेसेस इन अ प्लेन सर्वेइंग। मैंने आपको कल बताया था कि प्लेन सर्वेइंग में आपकी प्लम्बर लाइन हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती है, और जियोडेटिक सर्वेइंग में आपकी प्लम्बर लाइन सेंटर ऑफ अर्थ पे काटती हुई आगे चलती है। मेरी बात आपको समझ आई जनाब, गौर देना मेरी बातों पर। मैंने कहा पैरेलल टू ईच अदर यार, प्लेन सर्वेइंग में आपकी सर्वेइंग लाइन, प्लम्ब लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, कोई शक नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जियोडेटिक सर्वेइंग में इसमें थोड़ा सा बताना चाहता हूं। बोला गया कि जियोडेटिक सर्वेइंग में सारे इंटरनल एंगल्स का सम किसी ट्राइंगल में क्या होता है, गौर देंगे जनाब। बात आती है यहां पर कि आप लोगों का, अगर मैं जियोडेटिक सर्वेइंग की बात करता हूं तो जाहिर तौर पे जियोडेटिक सर्वेइंग में हम लोग अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हैं, सबको पता है हम लोग अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब जियोडेटिक सर्वेइंग में अर्थ का कर्वेचर कंसीडर होता है तो कुछ ऐसा बनता है, एक ट्रायंगल आप लोगों का ये है जहां पे साइड एकदम प्लेन है। ये जो साइड है ये एक्चुअल में अर्थ का सरफेस डिनोट कर रही है। अर्थ के सरफेस पे जो आपने शेप तोड़ी थी, मैंने आपको बताया था होल टू पार्ट के फिनोमिना में जो शेप आप तोड़ते हो वो बेसिकली ट्रायंगल्स की शेप होती है। तो जो ट्रायंगल्स की शेप आपने अभी तोड़ी है वो छोटे से एरिया को कंसीडर कर रहा है, और वो एरिया की वैल्यू 260 किलोमीटर स्क्वायर कंसीडर थी। 250 भी आती है एग्जाम में, 260 भी आती है।
इन दोनों में से कोई एक आएगी तो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनमें से। मैंने आपको कहा यहां पर कि अगर ये साइड स्ट्रेट है तो ये एक्चुअल में प्लेन ट्रायंगल बता रहा है, और प्लेन ट्रायंगल के तीनों का सम होता है 180 डिग्री, ये सबको पता है, पता है। लेकिन अगर आप जियोडेटिक सर्वेइंग के तहत किसी ट्रायंगल को बनाते हो तो वो ट्रायंगल आप लोगों का कुछ ऐसा बनता है, और आप देखेंगे कि अगर मैं इसको स्ट्रेट ट्रायंगल बनाता हूं तो वो स्ट्रेट ट्रायंगल ऐसा बनेगा। मैंने कहा यार एंगल 180 तो यहां तक होता है, लेकिन असल में यहां पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है, आप गौर देखिए ब्लैक कलर से जो मैं डिनोट कर रहा हूं। क्या मैं लिख सकता हूं कि जियोडेटिक में आप लोगों का 180 से बड़ा होगा, हमेशा हमेशा 180 से बड़ा होता है। लेकिन एक बात और याद रखेंगे कि आप लोगों का जो ट्रायंगल का सम होता है वो 540 से छोटा या उसके बराबर रहना चाहिए, किसी भी हालत में 540 से ज्यादा ना हो। यानी इसकी जो रेंज है वो 180 से 540 के बीच में रहेगी। मेरी बात क्लियर है? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर भी आया, कुछ एक्स्ट्रा डाटा भी दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के तहत गलत है? देखिए, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द टू पॉइंट्स दूसरा प्रिंसिपल है, आपको पता है। मेजर कंट्रोल आर माइनर विद लोअर डिग्री ऑफ प्रिसीजन, हाँ, इसके बारे में मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा डाटा देने के बाद पढ़ाऊंगा। जब मैं दूसरा प्रिंसिपल ढंग से पढ़ाऊंगा ना नेक्स्ट लेक्चर में, तब मैं इसको पढ़ाऊंगा। तो क्या होता है कि जो आपके मेजर कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं उनमें एरर कम आता है। मेजर कंट्रोल पॉइंट का मतलब हो गया जहां से सारा कंट्रोल है, हेडक्वार्टर से सारा कंट्रोल होता है, तो हेडक्वार्टर हो गया मेजर कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, अब अगर हेडक्वार्टर में एरर आ गया, पूरे सर्वे में एरर आ जाएगा, डाउट तो नहीं है। तो हेडक्वार्टर में एरर नहीं आना चाहिए, इट शुड बी एरर फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे गलती होने के चांसेस कम है, तो अलग से एक्यूरेसी देने की कोई सोचता नहीं है। अलग से एक्यूरेसी क्यों देनी, क्योंकि गलती नहीं है, इसलिए बोलते हैं मेजर कंट्रोल पॉइंट में लोअर डिग्री ऑफ प्रिसीजन काम चलता है और माइनर कंट्रोल पॉइंट में हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन काम चलता है। ये सही है। जो कम पॉपुलर पॉइंट्स है उनमें बहुत एक्यूरेसी देने की जरूरत है, क्योंकि उनमें एरर आने के चांस होते हैं। बेसिकली कहने का मतलब समझना, जैसे आप लोगों ने ये प्लॉट बनाया, इस प्लॉट के बाउंड्रीज पर कुछ मेन स्टेशंस डेवलप कर दिए, और उन मेन स्टेशन की मदद से आपने अपने प्लॉट को ट्रायंगल की शेप में तोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो अंदर आपके स्टेशन बने हैं ना, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वो एक स्टेशन हो गया। ये जो बाहर वाले स्टेशन है ये मेजर है, और अंदर वाले जो स्टेशन है ये माइनर है। अब अगर बाहर की मैं बात करूं तो बाहर तो बाउंड्री पे जो भी स्टेशन आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें एरर डेफिनेटली कम होगा, तो इतनी ज्यादा गलती, इतनी ज्यादा एक्यूरेसी का पॉइंट नहीं उठता। अंदर जब आप फील्ड को तोड़ते हो ना, तो अंदर बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि अगर अंदर एरर रह गया तो सारे में कमियां फैला देगा। इसीलिए अंदर वाला माइनर कंट्रोल पॉइंट्स ज्यादा एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट होता है, और पार्ट टू होल नहीं होता, ये गलत है, होल टू पार्ट होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट आंसर? क्वेश्चन में बोला गया कि विच वन इज द अपर लिमिट फॉर द प्लेन सर्वे। हमको पता है या तो 250 आती है क्वेश्चन में, या 260 आती है। डीडीए जेई 2018 में एक क्वेश्चन आया था, उसमें 260 थी, जबकि बाद से ये स्पेसिफाइड हो गया तो 260 मानी जाती है। लेकिन अभी भी क्वेश्चंस में अगर 250 आए तो कर लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब पता था। अगला कहता है, ये क्वेश्चन अच्छा है, बोला गया रिकॉनिसेंस सर्वे determining feasibility and estimation of the scheme falls under the classification based on what? इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। देखिए, रिकॉनिसेंस सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे और डिटेल सर्वे में आप लोगों को आने वाले टाइम पे लेक्चर्स में पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी मैं दो बातें बोलना चाहता हूं। होता क्या है ना कि आप लोगों की जो क्लासिफिकेशन दी गई है, मतलब यहां पर क्वेश्चन जो है कि वो किस बेसिस पर क्लासिफाइड है पर्टिकुलर चीज, उसके बारे में जरा बताता हूं, लिख लेना। अगर मैं मेथड के बिहाफ पर क्लासिफाई करता हूं अपने सर्वे वर्क को, मेथड के बिहाफ पर क्लासिफाई करता हूं, तो दो तरह के सर्वे वर्क क्लासिफाइड है। ये क्वेश्चन आईएएस का है, आपको ये टेबल याद करनी है। ठीक है, दो तरह के कौन कौन से सर्वे वर्क है? एक है ट्रावर्सिंग सर्वे, एक है ट्रायंगुलेशन सर्वे।
दो तरह के मेथड से आप अपने सर्वे वर्क को करते हैं। अगर आप इंस्ट्रूमेंट के बिहाफ पर अपने सर्वे वर्क को तोड़ रहे हो, तो ये तो मैंने कल ही आप लोगों को लिखवा दिया था ना, अगर आपको याद हो तो बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट क्लासिफिकेशन कराई थी हमने आपको, तो वो सारी क्लासिफिकेशन आप लिख लेना, जैसे चेन सर्वे, लेवलिंग सर्वे, ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे, और प्लेन टेबल सर्वे, टेक्योमेट्रिक सर्वे, कंपास सर्वे, ये सब कब कर लोगे ना। तो जो इंस्ट्रूमेंट बिहाफ थी वो सारी आ गई इसमें। तीसरा आता है ऑब्जेक्ट के बिहाफ पर। ऑब्जेक्ट के बिहाफ पर 6 तरह के सर्वे हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आ जाएगा आप लोगों का रिकॉनिसेंस सर्वे। 6 तरह के सर्वे हैं। रिकॉनिसेंस सर्वे, दूसरा आ जाएगा प्रिलिमिनरी सर्वे, तीसरा आ जाएगा जियोलॉजिकल सर्वे, चौथा आ जाएगा माइन सर्वे, यहीं पर मैं लिख रहा हूं पांचवा आ जाएगा मिलिट्री सर्वे। ये सारे सर्वे ऑब्जेक्ट के बिहाफ पर क्लासिफाइड है। ठीक है, अब मेरी बात को यहां पे क्लियर करना। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहां पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें भी मैंने याद करने के लिए एक ट्रिक बना रखी है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक और लिख लीजिए, छठा आता है आपके पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे। छठा आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। इसको मैंने कैसे याद कर रखा है? देखो, इसको मैंने याद कर रखा था RPGGMA। ये मैंने ऐसे याद कर रखा था, सॉरी, RPGMMA, RPGMMA। इस ट्रिक के साथ मैंने याद करा था। अब R फॉर रिकॉनिसेंस, P फॉर प्रिलिमिनरी, जियोलॉजिकल, MMA, ऐसे मैंने याद करा था। और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक और क्लासिफिकेशन आती है आप लोगों की, जिसको आप कहते हो नेचर के बिहाफ पर। नेचर में 3 तरह के सर्वे तोड़े हैं। एक होता है टोपोग्राफिकल सर्वे, यानी जो आप टोपोग्राफिकल सर्वे करते हो वो नेचर के बिहाफ पर क्लासिफाइड है, नेचर ऑफ द सर्वे वर्क पर क्लासिफाइड है। दूसरा आता है आपका कैडेस्ट्रल सर्वे, तीसरा आता है आपका सिटी सर्वे। क्लियर है मेरी बात? अब गौर देना, पेपर में क्वेश्चन आया था, ये मेरे साथ भी हुआ था। मतलब मैंने जब टेस्ट सीरीज, तो हम लोग भी अटेम्प्ट करते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं। तो मैं जब अटेम्प्ट कर रहा था तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि नेचर के साथ था या ऑब्जेक्ट के साथ था, रिकॉनिसेंस में भूल गया। उस दिन मैंने एक ट्रिक डेवलप करी, उस दिन के बाद नहीं भूला। आप लोग भी नहीं भूलना, ये कंफ्यूजन हमेशा होती है, नेचर के साथ है या ऑब्जेक्ट के साथ है, दोनों ऑप्शन में है। देखो, तो मैंने इसको याद करने के लिए जो जनरली ट्रिक बनाई थी वो थी RO, कि ये पक्का याद रहेगा। और ये मेरे को पता था कि रिकॉनिसेंस जिसके साथ है उसके साथ बाकी 5 है, क्योंकि RPGMMA मैंने ऐसे याद कर रखा था, RPGMMA, तो मुझे याद था। और ये TCC, इसको भी आप याद करेंगे ऐसे ही, TCC, ICC होता है, वैसे TCC कर लो। तो RO से मैंने याद करा था कि रिकॉनिसेंस ऑब्जेक्ट में जाता है। तो आपको ये नेचर तो मिल ही गया कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है वो एंटीक आइटम से रिलेट करता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, IES का क्वेश्चन है ये। जियोलॉजिकल सर्वे जो है अर्थ की क्रस्ट से डील करता है, ये भी एकदम सही कह रहे हैं। माइन सर्वे जो है वो एक्सप्लोरिंग मिनरल से डील करता है, ये भी सही कह रहे हैं। तीनों एकदम सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? चलिए अगले क्वेश्चन पे कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शेप ऑफ द अर्थ। हमने कल ही पढ़ा था ऑब्लेट स्फेरॉइड इज द शेप ऑफ द अर्थ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। हाँ भाई, अगला टॉपिक आता है। क्लियर है ना ये सारे क्वेश्चंस? अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि होल टू पार्ट प्रिंसिपल के अंदर आप लोगों को ट्रायंगल्स की शेप में अपने सर्वे वर्क को तोड़ना होगा। क्यों हम लोगों ने ट्रायंगल की शेप को कंसीडर किया? क्योंकि ट्रायंगल की शेप एक ऐसी शेप है जिसको एनालाइज आसानी से किया जा सकता है, यानी जिस पे कैलकुलेशन बहुत आसानी से करी जा सकती है। इजी कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन का मतलब हो गया उसका रिजल्ट जो है वो ज्यादा एक्यूरेट आपको देखने को मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको ज्यादा एक्यूरेट देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ आई आपको? तो जनाब, मैंने आप लोगों को कहा कि ट्रायंगल जो आप कंसीडर करते हैं उनमें 2 तरह की क्लासिफिकेशन है। एक आप लोगों का होता है, गौर देंगे,
जो ट्रायंगल आप कंसीडर करते हैं उसमें दो तरह के ट्रायंगल आते हैं। एक आप लोगों का होता है वेल कंडीशन ट्रायंगल, एक आप लोगों का होता है इल कंडीशन ट्रायंगल। गौर देंगे इसका मतलब क्या है। अब देखना कि वेल कंडीशन और इल कंडीशन क्या है। कहने का मतलब यही है जिसमें एक्यूरेसी मेंटेन रहे, यानी उसमें कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मेंटेन ना हो, एरर आने के चांसेस कम हो, वो वेल है। और जिसमें ऐसा ना हो वो इल है। ठीक है, लेस एक्यूरेट कौन सा, इल। तो मैंने आप लोगों को कहा कुछ कंडीशंस हैं ट्रायंगल की कि कौन सा ट्रायंगल वेल कंडीशन ट्रायंगल माना जाएगा, ये एग्जाम में पूछता है। तो वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था कि कंसीडर टू बी द वेल ट्रायंगल इफ सारे एंगल, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आप सभी को, जब उसके सारे एंगल 30 से 120 के बीच में लाई करेंगे उसको आप लोग कहते हो वेल कंडीशन ट्रायंगल। एसएससी जेई ले लो, आईएएस ले लो, यूपी ट्रिपल एससी ले लो, आरआरबी ले लो, अभी जेएसएससी ले लो, इन सभी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। डीएमआरसी ले लो, एमआरसी ले लो, एलएमआरसी, सब में क्वेश्चन आया। तो आप लोगों का वेल कंडीशन ट्रायंगल कौन सा समझ आया, जिसमें 30 से 20 के बीच में आएगा। अगर 30 से कम हो गया, 120 से ज्यादा हो गया बाई चांस, तो उसको इल कंडीशन या बैड कंडीशन के नाम से जाना जाता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को वेल कंडीशन ट्रायंगल मान सकते हैं क्योंकि सारे एंगल 60। अच्छा ये बेस्ट है, ये नोट जो लिखा है बेस्ट नोट है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल समझते हैं जिसके दो एंगल बेस के इक्वल होते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो हमेशा वेल कंडीशन माना जाता है अगर उसके बेस एंगल 56 डिग्री 14 मिनट के होते हैं। वैल्यू इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। कहने का मतलब है आप लोगों का एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आप लोगों का वेल कंडीशन माना जाएगा अगर इसके बेस एंगल 56 डिग्री 14 मिनट के हो गए। मेरी ये बात आपको समझ आ रही है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। 56 डिग्री 14 मिनट के अगर एंगल हो गए तो वो वेल कंडीशन माना जाता है। क्लियर है, चले तो वेल कंडीशन समझ आया क्या होती है। अब अगला ही टॉपिक मेरे पास यहां पर आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्केल। अब इसको क्लियर करना, हमारे पास अगला टॉपिक आता है स्केल का। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हर चीज समझनी है स्केल से रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से आते हैं, अच्छा खासा आता है। सबसे पहले तो स्केल क्या होता है। मैंने कहा मान लीजिए आपके पास एक पेपर है, उस पेपर पे आपने एक लाइन खींची और उस लाइन की लेंथ है 1 सेंटीमीटर की, उस लाइन की लेंथ 1 सेंटीमीटर की है। और मैंने ये कह दिया कि पेपर पे यही 1 सेंटीमीटर की लाइन आपको डिनोट कर रही है 100 किलोमीटर, या दूसरे ही पेपर पे 1 सेंटीमीटर की लाइन आपको डिनोट कर रही है 10 मीटर, या उसी तीसरे पेपर पर 1 सेंटीमीटर की लाइन आपको डिनोट कर रही है 1 किलोमीटर। अब आप मेरी बात को समझो, जो आपका ग्राउंड का डिस्टेंस था, उस ग्राउंड के डिस्टेंस को आप लोगों ने पेपर पे प्लॉट किया, और जब आपने अपने ग्राउंड के डिस्टेंस को पेपर पे प्लॉट किया तो वो एक छोटे स्केल पर प्लॉट किया, किसी ना किसी कन्वर्जन फैक्टर पे प्लॉट किया। मतलब आप लोगों की वो 100 किलोमीटर वाली लाइन पेपर पे 1 सेंटीमीटर से दिखाई जा रही है, तो वो एक किसी कन्वर्जन फैक्टर पे कन्वर्ट हुआ है, किसी पर्टिकुलर फैक्टर पे कन्वर्ट हुआ है। तो वो जो फैक्टर है ना, वो जो नंबर है, वो जो अमाउंट है जिसपे बड़ा डिस्टेंस छोटे पर दर्शाया जा रहा है, उसको स्केल कहते हैं। समझ आया मेरी बात। अब मेरी बात को और क्लियर करना, फॉर्मूला क्या बनता है। यहां पर मैंने कहा ये सारा और कुछ नहीं है, ये सारा मैप डिस्टेंस है। हम तीनों पॉइंट्स के बारे में भी समझेंगे, थोड़ा डिटेल देखेंगे। और ये सारा कुछ नहीं है, ये ग्राउंड डिस्टेंस है। बेसिकली ये क्या है, ये ग्राउंड डिस्टेंस है। अब असल में क्या होता है ना, आप लोगों का जो स्केल का फॉर्मूला बनता है, अभी के लिए याद कर लो। कैसे बनता है वो अभी समझाऊंगा मैं, याद करने की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए याद करना, तुरंत के लिए याद करना, फिर रीजन पता लग जाएगा। उसका फॉर्मूला होता है मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, ये फॉर्मूला है। जैसे मैंने कहा पहले वाली कंडीशन के लिए आपने स्केल लिखा तो कितना आएगा, मैंने कहा 1 सेंटीमीटर आपके 100 किलोमीटर को दर्शा रहे हैं।
इस कंडीशन में भाई आपका स्केल कितना आएगा 1/100। अब ऊपर वाला सेंटीमीटर है ना, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, फॉर्मूला मैंने लिखा, ऊपर वाला अगर सेंटीमीटर है तो नीचे वाला भी सेंटीमीटर होना चाहिए यार, ये रूल है, यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। तो मैं अगर किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 10⁵ से मल्टीप्लाई करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको पता नहीं होगा, लेकिन डरो मत, मैं अभी एक टेबल आपको बताऊंगा, उससे समझ आ जाएगा। तो ये मैप डिस्टेंस 1 था और ग्राउंड डिस्टेंस जो था वो आप लोगों का 100 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर था, ये इसका एक स्केल हो गया। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए लिखा, जब 1 सेंटीमीटर आपको 10 किलोमीटर या 10 मीटर बता रहा है तो इसका स्केल क्या होगा, इसको जब स्केल के फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो होगा 1/10। सेंटीमीटर को मैंने कर दिया, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में करा तो वो 1000 हो गया। तो ये एक स्केल का फॉर्मेट आया, आप गौर देना, अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हो तो ये 1/1000 या 1/10⁷ जो आपने लिखा है ये और कुछ नहीं है, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। आपको पता है ये और कुछ नहीं है भाई, इसको हम लोग फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। और जनरली अगर मैं आपके पास एक नंबर लिखता हूं, मान लो मैंने लिख दिया 2 या मैंने लिख दिया 1/2 या मैंने लिख दिया 1/3 या मैंने लिख दिया 2/1, जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारे दिमाग में एक बात घूमती है, फ्रैक्शन वहां अच्छी लगती है जहां न्यूमरेटर कम और डिनोमिनेटर ज्यादा हो। अगर न्यूमरेटर ज्यादा और डिनोमिनेटर कम है तो हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फ्रैक्शन लिखने के लिए जनरल भाषा कह रहा हूं मैं आप लोगों को, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, हमेशा ऐसा नहीं होता, ये तो मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं। एक फ्रैक्शन लिखने के लिए आप लोगों के पास एक छोटा सा फिनोमिना आना चाहिए कि न्यूमरेटर जो ऊपर वाली संख्या है वो छोटी और नीचे वाली संख्या बड़ी। बस इसी कारण से कि स्केल हमेशा फ्रैक्शन में लिखा जाता है और फ्रैक्शन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा। हम लोग इसी के कारण स्केल में मैप ऊपर रखते हैं, ग्राउंड नीचे रखते हैं, क्योंकि मैप हमेशा छोटा होता है, ग्राउंड हमेशा बड़ा होता है। भाई ग्राउंड तो जमीन हो गई ना, मैप तो शीट हो गया, तो छोटा अपॉन बड़ा हमेशा याद रखना, छोटा अपॉन बड़ा ये याद रख लो बेशक। स्मॉल अपॉन लार्ज होगा, ये क्वेश्चन में बड़ा हेल्पफुल साबित होगा, ये वाला जो मैं बता रहा हूं स्मॉल अपॉन लार्ज। क्वेश्चन बड़े बड़े बनते नहीं है लेकिन इससे बनने लग जाएंगे, हमेशा ऊपर छोटा नीचे बड़ा। अब सुनो, मैंने बोला ये फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन क्या काम कर रही है, आप इस बात को अगर समझ पाए हो तो बेसिकली जनाब आप लोगों की ये जो फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन आपके स्केल को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको दिखा रही है। इसी फ्रैक्शन की मदद से आपके स्केल का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, क्लियर आ रही है। और एक्चुअल में इसी फ्रैक्शन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। और कुछ नहीं होता, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी जो आपका स्केल है उस स्केल को फ्रैक्शन के माध्यम से दिखा रहे हैं, बस उसी फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। यानी ओवरऑल अगर मैं कहानी को समझूं तो मैं ये बात कह सकता हूं कि आप लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, आप लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है वो ही आप लोगों का स्केल है, कुछ अलग नहीं है। आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ही आपका स्केल है। हाँ, तो मैं एक बात तो कह सकता हूं, सुनना, मैंने यहां पर आपको एक केस दिया, मैंने कहा 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं, एक मैंने कहा 1/10, एक मैंने कहा 1/100, एक मैंने कहा 1/1000। तीनों अपने आप में फ्रैक्शन है और तीनों ही फ्रैक्शन अपने आप में स्केल है। मतलब समझो, जहां पर भी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगी, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और कुछ नहीं है वो स्केल है, और कुछ नहीं है वो स्केल है। जैसे ऐसा होता है ना कि मतलब समझ रहे हो यार कि ये ही स्केल है, यही फ्रैक्शन है, एक ही चीज है, दो नाम है, बस एक ही चीज के दो नाम है। अब एक बात तो पक्की है कि यार इसमें ये वाली जो वैल्यू है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो वैल्यू मैक्सिमम है, सबसे बड़ी है, और ये वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू मिनिमम है, सबसे छोटी है। क्यों? अरे जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है ओवरऑल रिजल्ट सबसे छोटा आता है। डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू बड़ी है, कॉमन सेंस की बात है। आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट, जरा गौर देना मैं कहना क्या चाह रहा हूं।
आप लोगों का सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और सबसे छोटी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपको और कुछ नहीं बता रही, यही बता रही है कि ये वाला आप लोगों का लार्जेस्ट स्केल है, ये सबसे बड़ा स्केल है और ये सबसे छोटा स्केल है, ये स्मॉलेस्ट स्केल है। बस इतनी ही बात आप लोगों को बताई जा रही है। तो मैं एक बात तो नोट करके आप लोगों के लिए लिख सकता हूं कि अगर मैं डिनोमिनेटर को बढ़ाता हूं विद डिनोमिनेटर इंक्रीमेंट, यहां पर मैं कह रहा हूं एक विद इंक्रीज इन डिनोमिनेटर आपका ओवरऑल रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कम होगा, यानी डिनोमिनेटर को बढ़ाने से स्केल की वैल्यू कम होती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है? तो समझ आया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है, स्केल क्या है, दोनों एक ही है। और बड़ा छोटा कैसे पहचानते हैं? डिनोमिनेटर की मदद से पहचानते हैं। और फ्रैक्शन कभी भी यूनिट वाली नहीं होती, ये क्वेश्चन बन सकता है। हमेशा याद रखना कि आपकी जो फ्रैक्शन होती है ना भाई, वो यूनिटलेस होती है। हमेशा आपकी फ्रैक्शन हमेशा यूनिटलेस होती है, कोई दुविधा ही नहीं आनी चाहिए। यहां पर आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट, जो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई वो सब लिखी हुई हैं। और स्केल जो है वो 3 तरह के होते हैं, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल। उसके बारे में भी अभी चर्चा करता हूं, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए सारी। कल आऊंगा तो क्वेश्चन भी कराऊंगा। फॉर्मूला लिखा है स्केल का, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द मैप अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, है ना। स्केल ऑफ द मैप ना तो बहुत छोटा होता ना लार्ज होता, 3 तरह के होते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। स्मॉल स्केल वो जब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर और मोर। इसको समझना क्या है, मैंने कहा आपके पास 1/100 1/110 है, तो मैंने कहा मान लो ये स्केल जो है वो S1 है और ये स्केल जो है वो S2 है। अब डिनोमिनेटर अगर आप बढ़ा रहे हो तो स्केल छोटा हो रहा है, इससे छोटा स्केल कुछ भी होगा वो छोटा ही माना जाएगा। 1/100 से कुछ भी छोटा स्केल होगा, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ा सकते हैं तो वो स्केल छोटा होएगा। ये जो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर और मोर है ना, ये 100 मीटर का मतलब है 100 से ज्यादा वैल्यू, डिनोमिनेटर में ज्यादा वैल्यू है, तो ये स्केल की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक इसी तरह मीडियम स्केल होता है 1/10 मीटर से लेकर 1/100 मीटर तक। क्लियर है ये बात? जरूरी है, याद रखेंगे ना। तीसरा आता है लार्ज स्केल, जब आपकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर इज टू 10 मीटर या उससे कम, जैसे 1/10, 1/9, 1/8, तो वैल्यू कम हो रही है ना, ये सारे स्केल बढ़ते जा रहे हैं, तो ये लार्ज स्केल की कैटेगरी में आते हैं। 3 तरह के स्केल आपको याद करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, चलो अब यहां पर 2 चीजें और बताना चाहता हूं। आप लोगों का 2 तरह के जनरल स्केल आते हैं, वैसे तो स्केल और भी हैं लेकिन अभी के लिए 2 पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे कोड स्केल, डायगोनल स्केल पर हम लोग पहुंचेंगे। अभी के लिए 2 देखिए। एक स्केल होता है इंजीनियर्स स्केल, एसएससी में क्वेश्चन भी आया था। एक स्केल होता है इंजीनियर्स स्केल, एक स्केल होता है ग्राफिकल स्केल। दोनों में फर्क क्या है? मैंने आपको कहा कि वो कोई भी स्केल जो इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में आप लोग यूज कर रहे हैं, एनी स्केल यूज्ड बाय इंजीनियर्स, कोई भी स्केल जो आप इंजीनियर्स द्वारा यूज कर रहे हैं, यूज्ड बाय इंजीनियर्स, उसको आप लोग कहते हैं इंजीनियर्स स्केल। जरा एग्जांपल के साथ समझते हैं, ज्यादा समझ आएगा। एग्जांपल दिया मैंने, जैसे आपने कोई स्केल लिखा 1 सेंटीमीटर इज टू 50 मीटर का, ये एक स्केल है। अच्छा, मैंने बताया स्केल फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को हम लोग रेशियो की मदद से भी दिखाते हैं ना, अनुपात की मदद से भी दिखाते हैं, तो वो मैंने रेशियो की सिंबल से लिखा है, तो घबराना नहीं, वो एक ही बात है। या मैंने आपके लिए लिख दिया 1 मीटर इज टू 100 मीटर का, ये भी एक वैल्यू है। तो मैंने कहा ये दोनों स्केल या और कोई भी स्केल जो इंजीनियरिंग के द्वारा यूज किए जाते हैं उसको इंजीनियर स्केल कहते हैं, कोई फर्क नहीं है। मतलब नॉर्मल स्केल जो आप लिखते हो वो इंजीनियर स्केल है। लेकिन जब ग्राफिकल स्केल की बात करते हैं तो ग्राफ का मतलब हमेशा याद रखेंगे, मैंने कल भी बताया था, ग्राफ का मतलब होता है ड्रॉ करना किसी पेपर पर। कोई भी ड्राइंग आप बनाते हो या कोई भी पिक्चर आप लेते हो उसको ग्राफ कहते हैं। कल भी बताया था टोपोग्राफी के केस में। मैंने कहा कोई भी स्केल, जैसे कोई पेपर पे प्लॉट है, सपोज एक आपके पास
कपड़ा है और उस कपड़े पे आपने क्या करा, उस कपड़े पे ही कोई स्केल प्लॉट कर दिया। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बना था और बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है वो। इस तरीके से कोई कपड़ा लिया और उस कपड़े पे आपने कोई स्केल बना दिया। आप आज से 10 साल बाद आए और ये कपड़ा थोड़ा सा श्रिंक हो गया। मैंने कहा यार, अगर कपड़ा श्रिंक होगा और कपड़े पर बना हुआ कोई स्केल है, कपड़े पर ही बना हुआ है कोई स्केल, मतलब आपने ग्रेजुएशन बना दी कपड़े पर, साथ के साथ ग्रेजुएशन भी तो श्रिंक होगी। अगर वो कपड़ा 1 मीटर का था शुरू में और वो 1 मीटर की वैल्यू आपने उस पर दिखा रखी थी, अगर वो श्रिंक होके आप लोगों का 90 सेंटीमीटर का हो गया, तो वो स्केल जो है वो 90 सेंटीमीटर का ही होगा, लेकिन अभी भी एक शो करेगा ना। स्केल जो बना हुआ है वो अभी भी एक ही शो करेगा। तो जब इस तरह का कोई सीन आपके पास आता है, जब आप लोगों की वैल्यूज जो है वो श्रिंक होने के बाद भी एज इट इज शो करती है, उसको कहते हैं ग्राफिकल स्केल। जो आप ड्रॉ करके रखते हो, मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? जो ड्रॉ करके रखते हो वो श्रिंक होने पर भी छोटा नहीं होता, उसकी वैल्यू उतनी ही शो करता है वो। जैसे 90 वो हो गया ओरिजिनली, लेकिन वैल्यूज तो अभी भी एक ही शो करेगा, जो एक लिख रखी है वो तो एक ही दिखाएगा। तो जो ग्राफिकल स्केल है उस पे टेम्परेचर का, श्रिंकेज का कोई इफेक्ट नहीं होता, उसको ग्राफिकल स्केल कहते हैं। ये बात याद रखेंगे, फ्री फ्रॉम श्रिंकेज एंड टेम्परेचर इफेक्ट। आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं ये बातें लिखवा रहा हूं। टेम्परेचर इफेक्ट से जो फ्री होगा उसको ग्राफिकल स्केल का नाम देंगे। क्लियर है ये बातें? जनाब इसके बाद मेरे पास बात आती है यहाँ पर कि एक और कंसेप्ट आता है। मैंने श्रिंक का नाम ले दिया तो श्रिंक का ही कंसेप्ट पढ़ते हैं। एक कंसेप्ट आता है मेरे पास जिसको कहते हैं श्रंक कंसेप्ट, जिसको कहते हैं श्रंक कंसेप्ट। श्रंक कंसेप्ट क्या होता है उसको समझो। मैंने आपको कहा कि आप के पास एक छोटा सा कोई कपड़ा है और वो कपड़ा 1 मीटर का है और आप उस कपड़े की मदद से मेजरमेंट करते हैं। जैसे आपको कुछ 1 मीटर नापना है तो वो कपड़ा खोलते हैं, वो 1 मीटर हो जाता है, तो वो कपड़े की मदद से आप 1 मीटर नाप रहे हो। लेकिन बाद में मैंने कहा कि किसी कारणवश वो कपड़ा आप लोगों का श्रिंक हो गया, कपड़ा आपका श्रिंक हो गया, तो अब वो 1 मीटर नहीं हुआ, वो 90 सेंटीमीटर हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो श्रिंक होने के बाद अगर तुम उस 90 सेंटीमीटर के कपड़े से नापोगे तो 90 दिखाएगा, कॉमन है यार, 1 मीटर तो दिखा नहीं सकता, 90 सेंटीमीटर दिखाएगा। तो जो भी 90 सेंटीमीटर द्वारा आप लोग रीडिंग लेकर चलोगे डेफिनेटली वो गलत होगी, बिल्कुल होगी। तो जब इस तरह का कोई कंसेप्ट आता है जहां आपके मेजरमेंट करने वाली डिवाइस या आपका मेजरमेंट करने वाला स्केल श्रिंक हो जाता है, उसको कहते हैं श्रंक फैक्टर। क्लियर है मेरी बात? अब सुनना मेरी बात को। क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं एक। मैंने आपको कहा कि आपका एक ओरिजिनल स्केल था, वो 1/200 का था। इस 1/200 का मतलब क्या है? एक पेपर है, उस पेपर पे 1 सेंटीमीटर की अगर कोई लाइन है तो वो जमीन पे 200 सेंटीमीटर को दिखाएगी। उस पेपर पे अगर मैं 1 सेंटीमीटर की कोई लाइन खींचता हूं तो वो जमीन पे 200 सेंटीमीटर को दिखाएगी। लेकिन मैंने कहा अब की बार ये पेपर हो गया श्रिंक। अगर ये पेपर श्रंक हो गया तो श्रंक होने का मतलब है कि अब की बार ये 1 सेंटीमीटर वाली लाइन मान लो 0.9 सेंटीमीटर शो कर रही है। अब की बार ये 1 सेंटीमीटर वाली लाइन 0.9 सेंटीमीटर शो कर रही है। आपके हिसाब से तो यार ये 0.9 सेंटीमीटर अगर है तो आप तो इसको 200 सेंटीमीटर नहीं नाम सकते। अगर आपने मेजर किया, ये श्रंक हो गया, आपने मेजर किया, ये 0.9 सेंटीमीटर की लाइन निकली, क्या आप इसको 200 मान लोगे? बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। एरर आया? बिल्कुल आ गया। बस इसी तरह के कंसेप्ट को आपको पढ़ना है और उसमें से एरर एलिमिनेट करके ओरिजिनल स्केल निकालना है कितना था। ये कंसेप्ट है, ठीक है? तो यहां पर 2-3 चीजें समझना। सबसे पहले मैंने आपको कहा एक आती है आपकी ओरिजिनल लेंथ, एक आपके पास आता है आपका ओरिजिनल लेंथ, और श्रंक होने के बाद एक आपके पास आता है आपका श्रंक लेंथ। क्लियर है?
तो मैंने कहा ओरिजिनल लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर था और श्रंक होने के बाद वो 9 सेंटीमीटर शो करने लग गया। क्या मैं लिख सकता हूं, एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं श्रंक फैक्टर, यानी किस अमाउंट के साथ वो लाइन श्रिंक हो रही है उसको निकालते। तो यहां पर एक आपके पास फॉर्मूला बनता है, ये याद करेंगे, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ आप लोगों का श्रंक फैक्टर होता है। इस बात को क्लियर करना। तो जनाब आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो मैंने कहा ये श्रंक फैक्टर और कुछ नहीं है, ये वो अमाउंट है जिस अमाउंट से आपकी बड़े वाली लाइन छोटी हो गई, आपकी ओरिजिनल लाइन श्रिंक कर गई। अगर वैल्यू पुट करूं तो मैंने कहा ये 9/10 है, सॉल्व करने पे 0.9 आएगा, यानी 0.9 एक फैक्टर है जिससे आपकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और बाद में कुछ और वैल्यू शो करेगी। क्या मैं इस फॉर्मूले के मुताबिक ऐसा लिख सकता हूं? आप लोगों की जो ओरिजिनल लेंथ है वो और कुछ नहीं होगी, अगर मैं ओरिजिनल लेंथ को श्रंक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपके पास श्रंक लेंथ आ जाएगी। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैंने कहा एक ओरिजिनल लेंथ को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास वो रिड्यूस लेंथ आ गई, वो श्रंक लेंथ आ गई। ये कंसेप्ट है, एक फॉर्मूला आपने निकाला, ठीक है। और बाकी का अब मैं यहां पर आपको कहता हूं कि आप लोगों के पास, क्या मैं ये वैल्यू ऐसे लिख सकता हूं? अगर आप लोगों को बोला गया कि आपका कोई स्केल है वो चेंज हो रहा है, भाई ओरिजिनल स्केल था आपके पास, कुछ ओरिजिनल स्केल था और वो स्केल आपका श्रंक हो गया, श्रंक होने के बाद आप लोगों का कुछ एक स्केल बनेगा जिसको आप कहोगे श्रंक स्केल, ऑब्वियसली। तो यहां से एक फॉर्मूला क्या बनेगा, मैंने कहा देखो ना, अब की बार जो आपका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखना, सिर्फ एक ही फर्क है, यहां लेंथ था, आपने लेंथ की टर्म्स में करा। अगर लेंथ की जगह स्केल होगा तो आप लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा श्रंक फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, ओरिजिनल लेंथ की जगह ओरिजिनल स्केल हो जाएगा, बाकी सब सेम है। क्लियर है मेरी बात? आपको ये फॉर्मूला है, क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। अभी लॉजिकली ये सारी बातें अपने जहन में बिठाकर चलो कि कैसे कैसे काम चल रहा है। श्रंक फैक्टर, श्रंक केस समझ आया। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूं, नोट करके याद रखना, ये डेरिवेशन नहीं दे रहा आप लोगों को, लेकिन थोड़ा बहुत लॉजिक समझाता हूं। आपको अगर पता हो तो लेंथ होती है आपकी 1 डायमेंशन, उसको कहते हैं मीटर। एरिया होता है आप लोगों का 2 डायमेंशन, उसको कहते हैं मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम होता है आप लोगों का 3 डायमेंशन, उसको कहते हैं मीटर क्यूब। मेरी बात को क्लियर करना, कहना क्या चाह रहा हूं। अगर मैं ये फॉर्मूला देखता हूं तो यहां से कंसेप्ट आता है, जब लेंथ के बारे में पढ़ा था तो श्रंक फैक्टर एक ही बार आया था, लेकिन अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा और आपको समझ आ जाएगा। यहां से मैंने कहा कि आप लोगों का जब यही चीज एरिया के लिए लिखी जाती है, अगर आप श्रंक एरिया निकालना चाहते हैं, भाई जरूरी थोड़ी है कि लेंथ ही श्रिंक होगी। मान लो किसी पेपर पे एरिया बना हुआ है, पूरा श्रिंक होगा तो एरिया श्रिंक होगा, लेंथ भी घटेगी, विड्थ भी घटेगी, पेपर श्रिंक हो रहा है। तो यहां पर जो फॉर्मूला बनता है वो होता है श्रंक फैक्टर का होल स्क्वायर इनटू ओरिजिनल एरिया, श्रंक फैक्टर का होल स्क्वायर इनटू ओरिजिनल एरिया। समझ आ रही है बात? और अगर मैं यहां से कहता हूं श्रंक वॉल्यूम, तो उस केस में आपका श्रंक फैक्टर का क्यूब हो जाएगा। क्यों होगा क्यूब? क्योंकि देखो यहां पर क्यूब है यूनिट में, वहां स्क्वायर है यूनिट में, वहां पावर 1 है यूनिट में, इसीलिए वहां पावर बढ़ा रहा हूं मैं। वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, वो मीटर क्यूब, तो क्या श्रंक फैक्टर को नहीं करोगे मीटर क्यूब? करना पड़ेगा। तो श्रंक फैक्टर का क्यूब इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम, ये फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। ये आपका श्रंक फैक्टर का केस है। अब हम क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाए कि श्रंक फैक्टर काम कैसे करता है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल सबसे पहले तो आसान सा क्वेश्चन लेकर आता हूं तुम्हारे लिए। हाँ ये करते हैं। क्वेश्चन में बोला द प्लान ऑफ अ मैप फोटोकॉपीड टू अ रिड्यूस्ड साइज सच दैट 120 mm की लाइन 90 mm को मेजर कर रही है, यानी ओरिजिनल लाइन आपको गिवन है यहां पर 120 mm है,
ओरिजिनल लाइन 120 mm है और जो आपकी श्रंक लेंथ है या श्रंक लाइन है वो 90 सेंटीमीटर है, मतलब 90 mm है। और आपको बोला गया कि अगर आपका ओरिजिनल स्केल इतना है, क्वेश्चन में सारी चीजें आपको कह रहा है, अगर आपका ओरिजिनल स्केल 1:1000 का है तो रिवाइज्ड स्केल क्या होगा? अच्छा ये तो सबको पता होगा, रिवाइज्ड का मतलब है जो बाद में श्रंक होकर आपके पास स्केल बचा है वो कितना होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन का मतलब ये है। मैं फॉर्मूला जानता हूं पहले से, मैंने कहा क्या मैं लिख सकता हूं, आप लोगों का जो श्रंक स्केल है उसका फॉर्मूला होता है श्रंक फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, यही फॉर्मूला है ना। तो मैंने कहा श्रंक स्केल बोले तो रिवाइज्ड स्केल, श्रंक स्केल मतलब रिवाइज्ड स्केल। सबसे पहले आप लोग निकाल लो श्रंक फैक्टर, क्या होता है? श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है आपका श्रंक फैक्टर। क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं 90/120 यानी 0.75? कोई दिक्कत नहीं है, आसान है तो। फिर मैंने यहां पर आप लोगों को कहा कि अगर आप लोगों को श्रंक स्केल निकालना है तो वो हो जाएगा श्रंक फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, यानी 0.75 इंटू 1/1000, यानी कहीं ना कहीं 3/4000 आ रहा है, यानी 1/1333 आ जाएगा शायद से ऑप्शन में, वो आप कैलकुलेशन कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। चले ये सब हो गया आप लोगों का, एक कंसेप्ट था। पहला क्वेश्चन बहुत आसान था, अब दूसरा क्वेश्चन समझ के चलते हैं क्या कहता है आप लोगों को। क्वेश्चन में जनाब आप लोगों को बोल रखा है यहां पर, द स्केल ऑफ अ गिवन प्लान इज रिटन एज 1/200, मतलब ओरिजिनल स्केल है बेसिकली, ये कितना है? ओरिजिनल स्केल है 1/200 का। हाँ, और आपको ये बोल रखा है कि आप लोगों की जो ओरिजिनल 10 सेंटीमीटर की लाइन थी अब श्रिंक होके 9.8 सेंटीमीटर हो गई। इफ एन ओरिजिनल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर हैज नाउ श्रंक टू 9.8 सेंटीमीटर, क्या मैं लिख सकता हूं ओरिजिनल लेंथ आप लोगों की कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, और श्रंक लेंथ आप लोगों की कितनी है? 9.8 सेंटीमीटर है। तो मैं डायरेक्टली एक बार ही लगा देता हूं श्रंक फैक्टर क्या होगा, क्योंकि मेरे को इतना पता है कि श्रंक फैक्टर की जरूरत तो पड़ेगी, बिना इसके सॉल्व नहीं होता कुछ भी। मैंने कहा 9.8/10 सॉल्व करते हैं 0.98 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, श्रंक फैक्टर आ गया। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि लास्ट की लाइन को समझना भाई थोड़ा ध्यान से, डिटरमिन द एक्चुअल डिस्टेंस denoted by the line which currently measures 10 सेंटीमीटर। करंटली का मतलब जो अब अभी बोला गया, जो अभी 10 सेंटीमीटर की लाइन है वो 10 सेंटीमीटर की लाइन अभी जो 10 सेंटीमीटर की यानी श्रंक होने के बाद 10 सेंटीमीटर की लाइन आपको कितना डिस्टेंस दिखाएगी ग्राउंड पे, वो निकालो। आसान था, अब समझना क्या है। क्वेश्चन आया यानी करंटली जो अभी 10 सेंटीमीटर है ये ओवरऑल क्या है? ये श्रंक लेंथ है, ये श्रिंक होने के बाद की लाइन है, मेरी बात को समझो आप। अब करेंगे कैसे? सबसे पहले तो देखो यार बहुत आसान सी चीज है, क्या मैं इस क्वेश्चन में ये कह सकता हूं सबसे पहले आप निकालो अपना श्रंक स्केल, जो आपका 1:200 का स्केल है, श्रंक होने के बाद वो सेम नहीं रहेगा, वो श्रिंक हो जाएगा, मतलब स्केल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, पक्का होगा। अब वो कैसे निकालेंगे? मैंने कहा श्रंक फैक्टर 0.98 और ओरिजिनल स्केल होता है 1/200। श्रंक स्केल क्या होता है? श्रंक फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल होता है, पक्की बात है। तो यहां पर मैंने कहा कि व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, आपके पास कुछ आ जाएगा 0.98 अपॉन दिस, ये आपका श्रंक स्केल आ गया। ऐसा कुछ, ठीक है, आगे। अब मेरी बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा आपको बेसिकली अब क्या कह रहा है कि श्रंक स्केल पर जो लाइन है यानी श्रंक मैप पर अब 10 सेंटीमीटर की लाइन दे रखी है और उस मैप डिस्टेंस से ग्राउंड डिस्टेंस पूछ रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया तो मुश्किल पड़ेगा।
उस मैप डिस्टेंस से ग्राउंड डिस्टेंस का डाटा पूछ रहा है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? हमने एक चीज तो पढ़ी थी कि स्केल होता है मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, छोटा अपॉन बड़ा। और स्केल कौन सा है आपके पास? श्रंक स्केल है, कॉमन सेंस की बात है। तो श्रंक स्केल कितना है? 0.98 इंटू 1/200 इज इक्वल टू मैप डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और ग्राउंड डिस्टेंस आपको निकालना है, अभी वो आपको निकालना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आंसर आ जाएगा? जी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 10 इंटू 200, मतलब अभी जी निकालने के लिए जी यहां ले जाओ, बाकी वहां ले जाओ, 0.98 से डिवाइड करेंगे, यानी 2004 के आसपास ऐसी जाएगा। इतना सेंटीमीटर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, आप कर लेना, कैलकुलेशन तो कर सकते हो, मैंने कर रखी है। अब इसको मीटर में चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा? 20.4 मीटर। ये आप लोगों का वो एक्चुअल डिस्टेंस है जो श्रंक होने पर 10 सेंटीमीटर की लाइन शो करेगी। मेरी बात समझ आई क्या कह रहा हूं मैं? अब थोड़ा और डिटेल में जानो इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन में जनाब आपको बोला, अगर ओरिजिनल लाइन होती है, अगर ये ओरिजिनल लाइन होती तो मैं एक चीज तो कह सकता था, एक मिनट, हाँ, अगर ये ओरिजिनल लाइन होती तो 1/200 का स्केल आपको क्या शो करता? 1/200। अगर 10 सेंटीमीटर की लाइन है तो कितना शो करता? लगभग 20 मीटर शो करता। आप सॉल्व कर सकते हैं, स्केल इज इक्वल टू मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, यानी 20 मीटर शो करता। लेकिन श्रंक होने पर एक्चुअल में ये 20.4 मीटर शो कर रहा है। तो श्रंक हो गया मैप, अब मैप श्रिंक हो गया तो 10 सेंटीमीटर की लाइन आपको मतलब कम दिखनी चाहिए थी, लेकिन 10 ही की दिख रही है, यानी लाइन बड़ी है थोड़ी सी। उसी श्रंक को अगर बड़ा कर देता हूं, यानी ओरिजिनल कंडीशन में मैप खोल देता हूं, तो लाइन बढ़ जाएगी, पक्का बढ़ेगी। तो आप लोगों का 20 मीटर 20.4 मीटर किस तरह से डिफरेंशिएट कर रहा है, समझ के चलना, कंसेप्ट बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन लेकर आता हूं, कुछ जरा गौर देंगे क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इजी है, इजी है। एक स्केल है 1 इंच इज इक्वल टू 50 फीट का। मैंने आपको कल भी बताया था, आप लोगों का जो 30 सेंटीमीटर होता है वो लगभग 1 फीट होता है। 1 फीट के अंदर आपके 12 इंच होते हैं, 30.04 1 फीट होता है, और उसके अंदर आपके 12 इंच होते हैं, ये होते हैं। तो मैंने कहा अगर 1 फीट में 12 इंच है तो 50 फीट में कितने होंगे? 600 इंच होंगे। अब क्लियर करना क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि स्केल निकालने हैं कौन सा इक्विवेलेंट स्केल है, यानी आप लोगों का 1 इंच और 50 फीट के स्केल के करस्पॉन्डिंग कौन सा इक्वल है। और स्केल की गणना कैसे करते हैं? हमेशा याद रखेंगे, स्केल को जब भी कंपेयर करना होगा तो आप लोगों को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का यूज करना है हमेशा। ऑलवेज एंड ऑलवेज माय डियर स्टूडेंट, यू नीड टू यूज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑलवेज। तो क्वेश्चन में सबसे पहले मैं जानता हूं कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन लिखने के लिए आपकी यूनिट कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। इसीलिए तो मैंने ये सब किया, इंच और फीट को कन्वर्ट करके एक ही यूनिट में ले आया। अब मैं लिख सकता हूं 1 इंच की जगह 1 इंच लिख दिया, 50 फीट की जगह 600 इंच लिख दिया, और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बनेगी 1/600 की, 1/600। अब 1/600 इसमें से कौन सा है? देखो 1 सेंटीमीटर 5 तो हो नहीं सकता, 10 भी नहीं हो सकता, क्योंकि चाहिए 600, तो 500 और 10 तो नहीं होगा ना, 12 भी नहीं हो सकता, यही है। वो सब आप कर सकते हो, 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर होते हैं ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर, तो आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कुछ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वन, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? ये भी एक क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्केल इनमें से कौन सा है? देखो मैं ये बात जानता हूं, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो स्केल सबसे बड़ा होगा, और यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। यहां पर कह रहे हैं 1000 मीटर, मतलब 1000 मीटर को अगर मैं लिखता हूं तो मैंने लिखा 1/10,000, क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, 1/10,000 आएगा। किलोमीटर को अगर मैं करता हूं तो 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, मैंने कर दिया। अगर मैं यहां देखता हूं तो ये 1/42,000 है, और ये 1/5 लाख है। क्लियर है मेरी बात?
सबसे बड़ा कौन सा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा, ये रहा। आप खुद ही देख सकते हैं, सबसे छोटा डिनोमिनेटर 10,000 है तो स्केल सबसे बड़ा हो गया। बहुत इजी है। कह रहा है इनमें से 1/1 लाख का स्केल कौन दिखा रहा है, आपको करना होगा। मैं एक चीज तो जानता हूं, 1/1 लाख का स्केल कौन दिखा रहा है, 1 सेंटीमीटर अपॉन, अब इसको अगर मैं लिखता हूं तो ऑलरेडी ये 1 लाख लिखा हुआ है और 2 जीरो और लगा दो, इसकी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आएगी ये। अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन लिखूंगा तो 1/1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो मैंने कहा ये हो गया ना 1 लाख, 1 लाख यानी ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया, आगे करने की जरूरत नहीं है, आपको सब समझ में आ ही रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को ये चीजें क्लियर है जो मैंने अभी करी। आज हम लोगों ने डिस्कस किया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, आज हमने डिस्कस किया मैप, आज हमने डिस्कस किया श्रंक फैक्टर। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने थोड़े बहुत पॉइंट ऑफ ट्राइंगुलेशंस को, मेन स्टेशन, टाई स्टेशन, चेक स्टेशन क्या होता है, मेन लाइन क्या होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। और मेजरमेंट में एरर कैसे आता है वो सब डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बहुत हद तक उसमें से आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। एक छोटा सा टेबल बताना था लेकिन वीडियो बहुत लंबी नहीं करना चाहता, और ज्यादा कंसेप्ट बता दूंगा तो एक बारी में याद भी नहीं होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में वो टेबल बता दूंगा और आप लोगों का जो कंसेप्ट बोले वो पढ़ा दूंगा। लेकिन एक चीज एश्योर करना, कल मैंने आपको ना बहुत सारी चीजें याद करने के लिए कही थी। 1 माइल में कितने मीटर, 1 नॉटिकल माइल में कितने मीटर, 1 एकड़ में कितने मीटर स्क्वायर, 1 यार्ड में कितने मीटर, 1 फीट में कितने मीटर। करें, जरूर कर लो, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन पहले भी आए हैं, आगे भी आएंगे, और बहुत जरूरी है एक्चुअल में ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही सेशन बहुत है, कल मिलेंगे आपको नए सेशन में। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन। जय हिंद, बाय। भैया मेरी क्लास ओवर हो गई है। यार ये